राजस्थान बोर्ड चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति का परिचय पढ़ेंगे। मतलब कि अध्याय 1 का जो है हम कंसेप्ट को समझेंगे, फंडामेंटल्स को समझेंगे, जिससे अध्याय 1 के प्रश्नों को हल करने में हमें आसानी होगी। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे आपके अध्याय 1 के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड के हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा राजस्थान बोर्ड का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हमारे नए वीडियोस आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर दिखाई देंगे। अध्याय 1 संख्या पद्धति के परिचय के इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में, संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में, संख्या कितने प्रकार की होती हैं और उनकी क्या-क्या परिभाषा है, और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम सभी को। फिर हम संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं करेंगे, मतलब कि कुछ ऑपरेशंस करेंगे संख्याओं पर, ठीक है। फिर हम कुछ सर्व समीकरण आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, कुछ सूत्रों को पढ़ेंगे। फिर हम हर का परिमेयकरण करना सीखेंगे और अंत में हम सीखेंगे घातांक के नियमों को। आपके सिलेबस में दे रखी हैं वास्तविक संख्याएं। तो हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स क्या होते हैं। बच्चों, सभी संख्याएं जो होती हैं जिनको आप जानते हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम बात करें -3, -2, -1, -1/3, 0, 1/4, 1/2, 1, 2, 3 इत्यादि। ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो सभी संख्याएं जो भी संख्या आप जानते हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। उदाहरण फिर से और ले लेते हैं, -6, 0, 4, -7/9, 1/3, √2, √7 इत्यादि। तो कोई भी संख्या जिसे आप जानते हैं वह सभी संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम सीख लेते हैं वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है परिमेय संख्या, अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स भी कहते हैं, और दूसरा प्रकार है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब हम परिभाषा देखेंगे परिमेय संख्या की और अपरिमेय संख्या की। अब हम देख लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। किसी संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां पर p और q पूर्णांक है और q का मान शून्य नहीं है। बट्टे में तो कभी शून्य होता ही नहीं है, ठीक है। और p और q पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है वो अभी हम देख लेंगे। तो किसी भी संख्या को अगर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो संख्या क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। उदाहरण देख लेते हैं, 2/7, 1/3, -25/1, 8/4, 25/38, 6/6। ये सब क्या है? हमारी परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। वास्तविक संख्याओं का दूसरा प्रकार होता है अपरिमेय संख्या। तो वैसे तो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, और फिर जो संख्याएं परिमेय संख्या होंगी वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। या फिर हम कह लें कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, ठीक है। जब हम किसी संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्या। यहाँ पर p और q पूर्णांक है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, और q का मान शून्य नहीं होगा। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। √2 जो है उसका मान होता है 1.4142 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इस √2 का जो मान है इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। उसी प्रकार √5 का जो मान है वो होता है 2.236 डॉट 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 डॉट। √5 के मान को भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो √2, √5 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई जो है वो होता है 3.1415 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं, 22/7 तो हो गया p/q के रूप में। पर बच्चों, हमेशा के लिए याद रख लीजिए, जिंदगी भर के लिए याद रख लीजिए, पाई का जो एग्जैक्ट मान है वो तो किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। तो 22/7 जो है वो भी लगभग मान है। तो 22/7 जो है एग्जैक्ट मान नहीं है पाई का। तो ये आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, पाई का जो एग्जैक्ट मान है, सही मान है, वो किसी को नहीं पता, और 22/7 जो है वो पाई का लगभग मान है। इसलिए पाई को 22/7 कहना उचित नहीं होगा, और अगर 22/7 नहीं है तो वो p/q के रूप में नहीं है। तो पाई का जो लगभग मान होता है वो होता है 3.1415 डॉट 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 डॉट। इसलिए आप जिंदगी भर के लिए याद कर लीजिए,
पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इस पे आधारित कई बार प्रश्न आते हैं आपके लिए। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि उसका लगभग मान है 22/7, उसका सही मान नहीं है 22/7। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती होता है। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं दशमलव प्रसार का मतलब क्या है। दशमलव प्रसार का मतलब है दशमलव के बाद आने वाले अंक। किसी भी संख्या को जब हम हल करते हैं तो दशमलव के बाद जो अंक आते हैं वो उसका कहलाता है दशमलव प्रसार। तो यहाँ कहा गया है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती होता है। अन्वसानी का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होगा, और अनावर्ती का मतलब होता है जो अपने आप को रिपीट नहीं करेगा, अपने आप को दोहराएगा नहीं। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। मतलब ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार जो है वो कभी खत्म भी नहीं होगा और कभी रिपीट भी नहीं करेगा, अपने आप को कभी दोहराएगा नहीं। ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब उदाहरण से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि अंडर रूट 2 है। अंडर रूट 2 का दशमलव प्रसार क्या है? 1.4142 डॉट डॉट डॉट। ये कभी समाप्त नहीं हो रहा, अनंत तक जा रहा है और कभी रिपीट नहीं करा दशमलव के बाद। तो समाप्त नहीं हो रहा इसलिए अन्वसानी है, और रिपीट नहीं कर रहा इसलिए अनावर्ती है। तो अगर दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती है तो ये क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार अंडर रूट 5 का मान देख लेते हैं, 2.236 डॉट 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 डॉट। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं हो रहा इसलिए अन्वसानी है, और कभी रिपीट नहीं कर रहा इसलिए अनावर्ती है। तो इसका दशमलव प्रसार अंडर रूट 5 का कितना है? क्या है? अन्वसानी अनावर्ती। और अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती होता है तो वो संख्या होती है अपरिमेय संख्या। तो अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। पाई का दशमलव प्रसार देख लेते हैं, 3.1415 डॉट 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 डॉट। तो पाई का भी दशमलव प्रसार कभी समाप्त नहीं हो रहा तो अन्वसानी है। पाई के भी दशमलव प्रसार में भी कोई रिपीटेशन नहीं है तो वो अनावर्ती है। तो पाई का दशमलव प्रसार कैसा है? अनुसानी अनावर्ती। किसी संख्या का दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती होता है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए, अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अनुसानी का मतलब याद रख लीजिए, अनुसानी का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, चलता रहे। और अनावर्ती का मतलब होता है कि जो अपने आप को दोहराए ना, रिपीट ना करे। अपरिमेय संख्या के बारे में इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के प्रकार के बारे में। तो परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती है हमारी। या तो वो पूर्णांक होगी, या उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, या उसका दशमलव प्रसार जो है अनुवसानी आवर्ती होगा। तो हम तीनों प्रकार का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पूर्णांक की। तो सबसे पहले हम पूर्णांक का संधि विच्छेद कर लेते हैं। हिंदी में पढ़ा होगा आपने, हिंदी विषय में संधि विच्छेद कैसे करते हैं। ठीक है, किसी शब्द को दो भागों में तोड़ लेते हैं। तो पूर्णांक का संधि विच्छेद होता है पूर्ण धन अंक, और पूर्ण का मतलब होता है पूरा। तो ये हो गया पूरा अंक। ठीक है, तो जो भी अंक पूरा अंक है वो कहलाता है हमारा पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब होता है कि ऐसा अंक जिसमें दशमलव के बाद सिर्फ शून्य आता है, तभी वो पूरा अंक कहलाएगा। तो पूर्णांक मतलब दशमलव के बाद सिर्फ शून्य आए। तो ऐसे अंकों के उदाहरण है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब अगर दशमलव लगा के देखें तो कैसे दिखेंगे ये? -3.0, -2.0, -1.0, 0.0, 1.0, 2.0 और 3.0। तो इसमें दशमलव के बाद हमेशा शून्य आता है। तो दशमलव के बाद अगर हमेशा शून्य आए तो ऐसे अंक हमारे पूरे अंक कहलाते हैं, यानी कि पूर्णांक कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या के दूसरे प्रकार का, शांत। ठीक है, तो शांत का मतलब है कि दशमलव प्रसार शांत है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या p बटा q कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, जो परिमेय संख्या होती है उसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब हम p में q का भाग देंगे तो कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, तब हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि जैसे कोई संख्या है 9/4, तो जब 9 में 4 का भाग देंगे तो हमें मिलता है 2.25। इसके बाद कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो गया। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव, और ये क्या होती है? परिमेय संख्या।
उसी प्रकार 25/8 को देख लीजिए, 25 में 8 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3.125। उसके बाद दशमलव में अंक आना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 3 चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो गया। यहाँ पर अगर दशमलव प्रसार का अंत हो गया तो ये क्या कहलाएगा, हमारा शांत दशमलव कहलाएगा। और जो शांत दशमलव होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। तो 25/8 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या के तीसरे प्रकार की, जिसे हम कहते हैं अन्वसानी आवर्ती। हमने अपरिमेय संख्या में पढ़ा था अन्वसानी अनावर्ती था वो, तो ये है अन्वसानी आवर्ती। ठीक है, तो करीब करीब वैसा ही है, बस अनावर्ती का आवर्ती है यहाँ पर। इसको समझ लेते हैं। परिमेय संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो संख्या p/q कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है, मतलब कभी समाप्त नहीं होता। इसका मतलब अन्वसानी है। और पुनरावृत्ति होने लगती है, इसका मतलब आवर्ती है। दूसरे शब्दों में हमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, तब हम यह कहते हैं कि यह प्रसार अन्वसानी आवर्ती है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, अन्वसानी का मतलब तो वही है कि कभी खत्म नहीं होगा वो दशमलव प्रसार, दशमलव के बाद अंक आते चले जाएंगे। और आवर्ती का मतलब है कि अपने आप को रिपीट करेंगे, तो कुछ खंड मिलेगा हमें, कुछ अंकों का एक खंड मिलेगा जो अपने आप को बार बार दोहराएंगे। तो ये दशमलव प्रसार जो है वो अनंत तक जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, परंतु इसमें अंकों का एक खंड होगा जो बार बार अपने आप को रिपीट करेगा। जैसे कि उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि 1/3 है, तो 1 में 3 का भाग देंगे तो हमें मिलता है 0.333333, और ये अनंत तक जाता है। अनंत तक जाता है, कभी खत्म नहीं होता, इसलिए अनुसानी है। और 3 बार बार रिपीट करता है अपने आप को, तो ये आवर्ती है। और इसे हम लिख सकते हैं 0.3 का बार। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो जिनका दशमलव प्रसार कभी खत्म ना हो, परंतु कुछ अंकों का खंड जो है बार बार रिपीट करे अपने आप को, ठीक है, तो वो कहलाता है अनुसानी आवर्ती। अनुसानी का मतलब कभी भी खत्म नहीं होगा, आवर्ती का मतलब अपने आप को दोहराएगा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 1/7। 1 में 7 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.14287, फिर 1.14287, फिर 1.42857। तो आप देखेंगे कि देखो दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं हो रहा, इसका मतलब अन्वसानी है। और 1.42857 ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब आवर्ती है। इसको भी कैसे लिखेंगे हम, 0.14287 का बार। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होगा, अन्वसानी, और जो अपने आप को रिपीट करेगा दशमलव प्रसार का कुछ खंड, वो आवर्ती। तो ऐसी संख्याएं जो अन्वसानी आवर्ती हैं, ठीक है, वो परिमेय संख्या होती हैं। तो अन्वसानी आवर्ती क्या होता है, मतलब हमने समझ लिया कि जिनका दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होगा। अपरिमेय संख्या में भी यही था, परंतु अपरिमेय संख्या से यहाँ अंतर क्या है कि यहाँ पर अंकों का एक खंड जो है वो आवर्ती होगा, वो अपने आप को रिपीट करेगा, जबकि अपरिमेय संख्या में कोई भी अंकों का खंड अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा था, इसलिए वो अनावर्ती था। तो यही अंतर है अनुसानी आवर्ती में और अनुसानी अनावर्ती में। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड के हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा राजस्थान बोर्ड का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हमारे नए वीडियोस आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर दिखाई देंगे। अब हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पूर्णांक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, या तो वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या वो पूर्ण संख्या होगी। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे कि नाम में ही निहित है, ऐसा पूर्णांक जो कि ऋणात्मक हो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा, मतलब कि नेगेटिव पूर्णांक। तो उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक के उदाहरण है। तो ऐसे पूर्णांक जो कि ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव पूर्णांक जो है वो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अब हम देख लेते हैं पूर्ण संख्या को। तो पूर्णांक दो प्रकार के थे, या तो ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या। तो पूर्णांक में से अगर ऋणात्मक पूर्णांक चले गए तो बची पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, या तो धनात्मक पूर्णांक होगा या शून्य होगा। ठीक है, ऐसा पूर्णांक जो धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, वो होगा, और शून्य, ये दोनों चीजें मिलके बनेंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। तो उदाहरण से समझ लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि, ये सब क्या है, हमारे पूर्ण संख्या के उदाहरण हैं। अब हम देख लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। क्या है वो दो प्रकार, या तो वो शून्य होगी या
प्राकृत संख्या होगी जिसे हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, या अंग्रेजी में देखें तो नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो शून्य जो है वो तो शून्य ही होगा, ठीक है, तो शून्य का मतलब तो शून्य है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं प्राकृत संख्याओं की, यानी कि धनात्मक पूर्णांक की। तो यहाँ पर एक बात आप हमेशा के लिए समझ लीजिए कि जब भी आपसे कहा जाएगा प्राकृत संख्या, उसका मतलब होगा धनात्मक पूर्णांक। अंग्रेजी में लिखा होगा नेचुरल नंबर। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? ऐसे पूर्णांक जो कि धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक, वो कहलाएंगे हमारे धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक का ही दूसरा नाम है प्राकृत संख्या। जैसे आप लोगों के भी दो दो नाम होते हैं, स्कूल में अलग, घर में अलग। जैसे स्कूल में तो कुछ अच्छा नाम होगा, घर में भी अच्छा ही नाम होगा, टिल्लू, किल्लू, इस तरह का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो उसी प्रकार प्राकृत संख्या के भी दो नाम है, प्राकृत संख्या और धनात्मक पूर्णांक। तो जब भी प्राकृत संख्या कहा जाएगी तो आप ध्यान में रखिएगा वो धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है। तो धनात्मक पूर्णांक के उदाहरण आप समझ ही सकते हैं, 1 2 3 4 5 इत्यादि। जो पूर्णांक पॉजिटिव है, धनात्मक है, वो धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, और उसी का दूसरा नाम है प्राकृत संख्या। तो आइए अब हम वास्तविक संख्याओं को फिर से एक बार समझ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं झट से जल्दी से। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, और अपरिमेय संख्या हमेशा अनुसानी अनावर्ती होती है। परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या तीन प्रकार की होती है, पूर्णांक, शांत और अनुसानी आवर्ती। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या दो प्रकार की होती है, शून्य और प्राकृत संख्या, जिसे धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड के हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा राजस्थान बोर्ड का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हमारे नए वीडियोस आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर दिखाई देंगे। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब होता है ऑपरेशन। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो जब दो प्रकार की वास्तविक संख्याओं को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या भाग देंगे दो संख्याओं को, तो हमें जो संख्या मिलेगी वो क्या होगी, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला केस हम पकड़ते हैं कि जब दोनों संख्या परिमेय संख्या हैं, जिनको जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है या गुणा किया जा रहा है या भाग दिया जा रहा है, तब हमें क्या होता है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाएगा तो जो संख्या मिलेगी वो परिमेय संख्या होगी। अगर एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाएंगे तो जो संख्या मिलेगी वो एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या का गुणा करेंगे दूसरी परिमेय संख्या से तो जो संख्या मिलेगी वो भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का भाग देंगे तो जो संख्या मिलेगी वो परिमेय संख्या मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जब दो परिमेय संख्याओं पर कोई संक्रिया की जा रही है तो जो संख्या मिलेगी वो ऑपरेशन करने के बाद, यानी कि जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने के बाद, तो वो संख्या हमेशा परिमेय संख्या ही होगी। बच्चों, परिमेय संख्या के बाद अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या में भाग दें, तो जो परिणाम होगा वो भगवान भरोसे होगा। वो एक परिमेय संख्या भी हो सकता है या अपरिमेय संख्या, कुछ भी हो सकता है। तो जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो जो संख्या मिलेगी वो परिमेय संख्या भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। अगर एक अपरिमेय संख्या में से दूसरी अपरिमेय संख्या को घटाएं तो जो परिणाम मिलेगा वो अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। अगर दो अपरिमेय संख्या को गुणा किया जाए तो जो संख्या मिलेगी वो अपरिमेय भी हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है। एक अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या का भाग दें तो जो परिणाम मिलेगा वो या तो अपरिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, दो अपरिमेय संख्याओं पर ऑपरेशन करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जब हम ऑपरेशन करेंगे तो एक संख्या अगर परिमेय हो, दूसरी अपरिमेय है, तो हम जोड़ें, घटाएं तो भी अपरिमेय संख्या मिलती है, गुणा करें या भाग दें तो भी जो है हमें अपरिमेय संख्या मिलती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब एक संख्या परिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, तो जोड़ने घटाने पर अपरिमेय संख्या मिलती है और गुणा करने पर और भाग देने पर भी हमें अपरिमेय संख्या मिलती है। ये हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा।
तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आपस में घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या मिलेगी। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय संख्या मिलेगी। एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का भाग देंगे या अपरिमेय में परिमेय संख्या का भाग देंगे तो भी अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने सीखा कि जब दो परिमेय संख्याओं पे ऑपरेशन होगा तो परिमेय संख्या उत्तर होगा, जब दो अपरिमेय संख्याओं पे ऑपरेशन होगा तो उत्तर परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, और जब एक संख्या परिमेय है और दूसरी संख्या अपरिमेय है तो उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सर्वसमीकाओं की, आइडेंटिटीज बोलते हैं, यानी कि कुछ सूत्र हैं जो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। x प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर a गुणा b है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a गुणा अंडर रूट b। अंडर रूट के अंदर a बटा b है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट a बटा अंडर रूट b। अंडर रूट a धन अंडर रूट b कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b, ये होता है हमारा a माइनस b। ये ऊपर वाले सूत्र से ही आपका आ जाता है। अगला सूत्र देख लेते हैं हम। अगर एक कोष्टक में a धन अंडर रूट b, दूसरे कोष्टक में a माइनस अंडर रूट b, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस b। ये भी जो पहला सूत्र पढ़ा था हमने x प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसी से आता है। अगला सूत्र है जो साधारण गुणनफल से आ जाएगा, वो क्या है? अंडर रूट a धन अंडर रूट b एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में अंडर रूट c धन अंडर रूट d, तो ये होगा अंडर रूट ac धन अंडर रूट ad धन अंडर रूट bc धन अंडर रूट bd। फिर है अंडर रूट a धन अंडर रूट b का होल स्क्वायर, ये होगा a धन अंडर रूट a धन 2 गुणा अंडर रूट के अंदर ab धन b, ये a प्लस b के होल स्क्वायर वाले सूत्र से आता है हमारा। अब हम देख लेते हैं कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो कोई भी संख्या अगर बट्टे के रूप में लिखी है तो ऊपर वाला भाग अंश होता है, नीचे वाला भाग हर होता है, तो हमें हर का परिमेयकरण करना होता है। तो अगर हमारे हर में कोई संख्या a प्लस बी दे रखी है तो उस हर का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं? a माइनस बी बटे a माइनस बी से गुणा कर देते हैं। a माइनस बी बटे a माइनस बी एक होता है, एक से किसी भी संख्या में गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आ गए हैं अंतिम चरण में। अंतिम चरण में इस अध्याय के हमें पढ़ना है घातांक के नियम, मतलब घात के नियम बेसिकली। तो पहला नियम है ए की घात m गुणा ए की घात n। ये है, ये क्या होगा? हमने बचपन में पढ़ा था अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे आधार दोनों का a है तो ये हो जाएगा a की घात, घात जुड़ जाएंगी m धन n। फिर हम देखते हैं a की घात m की घात n है तो ये होगा a की घात m गुणा n। फिर a की घात m बटे a की घात n, तो अगर आधार समान है तो भागफल में घातें घट जाती हैं तो ये हो जाएगा a की घात m माइनस n। अगर a की घात m गुणा b की घात m है, यहाँ पे घातें समान है आधार अलग अलग है, तो ये हो जाएगा a गुणा b की घात m। a की घात शून्य बराबर एक, किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है तो वो एक के बराबर होता है। एक बटा a की घात n है तो ये हो जाएगा a की घात माइनस n। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अध्याय 1 का परिचय समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको राजस्थान बोर्ड का ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। बच्चों अगर आपने हमारे राजस्थान बोर्ड के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होगा कि जब भी हमारे राजस्थान बोर्ड के चैनल पे कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे वीडियोज़ आपको सर्च में ऊपर दिखाई देने लगेंगे। बच्चों आप हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद बच्चों।